बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के हिस्ट्री यानी कि इतिहास सब्जेक्ट के लिए। तो बच्चों अभी रिसेंट में हिस्ट्री का आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2022-23 के सेशन के लिए 19 दिसंबर 2022 को। तो इस दिन आपका हिस्ट्री का जो प्री बोर्ड एग्जाम होगा, इसके लिए हम इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा आपके ऑफिशियली एग्जाम में। अब ये जो आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होता है, ये एज इट इज ये मान लीजिए कि आपके बोर्ड के एग्जाम की एक तरह से प्रैक्टिस होती है, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न बोर्ड का होता है, जो सिलेबस बोर्ड का होता है, वो सेम आपका प्री बोर्ड में होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड के बिहाफ पे और बोर्ड के बिहाफ पे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप बाद में भी देख सकते हैं जब बोर्ड की तैयारी कीजिएगा। ठीक है, और ये पूरे का पूरे पेपर कंप्लीटली मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा हिंदी मीडियम में अच्छे तरीके से। इवन इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए भी यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, वैसे तो आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा, बट कुछ बच्चे होते हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होते हैं, न्यू होते हैं, पेपर को पहली बार देख रहे होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे मैं पेपर के पैटर्न को दोबारा से आपको समझा देता हूँ। टाइमिंग 3 घंटे की रहेगी, मैक्सिमम मार्क्स हमारे टोटल यहाँ पे 80 होने वाले। क्वेश्चन पेपर टोटल जो है वो 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। ठीक है, और टोटल 34 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में 1 से लेके 21 तक के बहुविकल्प यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। खंड बी में 22 से लेके 27 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 3 मार्क्स के, यानी कि 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे और 2 में आपको चॉइस मिल जाए। और खंड सी में 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे 28 से लेके 30, और तीनों में ही आपको चॉइस मिल जाएगी। फिर आता है खंड डी, जिसमें स्रोत आधारित हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। ठीक है, और सबसे आखिरी आएगा खंड ई, क्वेश्चन नंबर 34, 5 मार्क्स का मैप आएगा बेसिकली। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 देखा हुआ है उन्हें पता होगा कि इस क्वेश्चन पेपर का बच्चों जो सॉल्यूशन वाला वीडियो है पार्ट 1, वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें खंड ए और बी यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 27 तक ये हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि टोटल 39 मार्क्स को कैरी करते हैं। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप सभी बच्चे जो वीडियो का टाइटल होता है उस पर क्लिक करें और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एकदम टॉप पे आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की, इस पेपर की, इसमें हम खंड सी 8 मार्क्स से क्वेश्चन, खंड डी 4 मार्क्स से स्रोत आधारित, खंड ई और मानचित्र, यानी कि पूरे पेपर को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सभी इंग्लिश में देखना है जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो आप इजीली यहाँ से इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेपर का पैटर्न। एक बार हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, अपनी पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सेक्शन ए में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन था, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकलते हैं तो उन्होंने बूढ़े व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव, एक सन्यासी, इन सभी को उसने अपने रास्ते में देखा था यात्रा के दौरान। ठीक है, इसी को हमने आपको इंग्लिश में भी समझाया था। फिर क्वेश्चन मिलान वाले थे कुछ ऐसे, जैसे चुलेसर बनावली से मिट्टी खल के प्रतिरूप, राजस्थान के कालीबंगन से जुड़े हुए खेत के प्रमाण, अफगानिस्तान से नहरों के अवशेष, धौलावीरा से जलाशय के अवशेष, यानी कि ए राइट। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। इसमें एक क्वेश्चन आपका चित्र वाला आएगा, जैसे ये चित्र है तो इसमें बोधि वृक्ष की पूजा के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप इन सभी को जरूर से ट्राई करें। और मतलब पार्ट 1 का अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उसे जाके जरूर चेक करें। फिर इसमें कुछ आपके अविकथन कारण पॉइंट वाले क्वेश्चन आ गए थे, वो भी मैंने आपको समझाए थे अच्छे तरीके से। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और ऐसे ही और भी हम आपके लिए अभी क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे। सेक्शन बी था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 6 मार्क्स के 3, जिसमें से 2 में आपको चॉइस मिलनी थी, पहले क्वेश्चन में चॉइस मिल जाती और एक आखिरी में मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट नंबर बी के बारे में। ठीक है, और ऐसे ही अभी मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा, जिससे आप प्री बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। ओके, वेल हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं एक बार। हाँ, ये आ गया सेक्शन नंबर सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो ऑलरेडी 5 मिनट हो चुके हैं इंट्रो देते हुए, अब सीधा बात करेंगे काम की बात। ठीक है, पेपर के सॉल्यूशन की बात। तो क्वेश्चन बच्चों हमसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन 28, जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी, जिसके लिए उचित प्रबंध भी किए गए थे। यानी कि हमें क्या बताना है, मुगल साम्राज्य में जो राजस्व व्यवस्था थी, इसके लिए क्या क्या प्रबंध किए गए थे। ठीक है, प्रशासनिक तंत्र बनाया गया था, जमीन की नपाई वगैरह की गई थी, और कुछ चरण थे इसके वसूलने के, तो वो सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो काफी छोटा क्वेश्चन है, 8 मार्क्स में,
लेकिन टू द पॉइंट आंसर लिखना है आपको, तो टोटल यहाँ पे मैं आपको 8 पॉइंट बता दूंगा, ठीक है। और फिर पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, फिर अथवा वाले को देख लेंगे, फिर इंग्लिश वाले को, ठीक है। तो लिखेंगे कुछ इस तरह से कि जमीन से मिलने वाले राजस्व के लिए मुगल साम्राज्य, मतलब ये राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, एक प्रशासनिक तंत्र बनाया गया, अर्थात राजस्व व्यवस्था में क्या किया गया कि कृषि उत्पादन कितना होता है और इसे बढ़ाया कैसे जा सकता है, राजस्व का आकलन, यानी कि राजस्व कितना हमने तय किया था और कितना हमने वसूला है, कितना राज्य को घाटा हुआ है, इन सभी के लिए एक प्रशासनिक तंत्र बनाया गया। अब इस तंत्र का जो मुख्य व्यक्ति था वो था दीवान। अब ये दीवान क्या करता था भाई इसमें, तो दीवान पूरे राज्य की एक वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता था, ठीक है। क्या करता था, वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता था, कौन, दीवान। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वे लोग जो राजा की तरफ से हिसाब रखने वाले थे, कुछ राजस्व अधिकारी थे, इन्होंने देखा कि खेती में बहुत पैसा है, तो ये धीरे धीरे करके खेती में शामिल हो गए और ये अपने आप को खेती के लेवल पे इन्होंने अपने आप को ताकतवर कर लिया। अब ये देखा गया कि हमें कुछ और करना पड़ेगा, तो इसके लिए भू राजस्व के कुछ इंतजाम किए गए, ठीक है। दो तरीके के इंतजाम, एक था जमा और एक था हासिल। ध्यान से समझिएगा, इस एक गांव से ये जमा किया गया, ये कर निर्धारित किया गया कि इस गांव से आपको 100 रुपए कर लेना है, ठीक है। हर एक व्यक्ति से 1-1 रुपया लेना है, ठीक है। अब दूसरा था हासिल, यानी कि वास्तविक वसूली, अर्थात जब यहाँ पे कर वसूलने वाले अधिकारी आए तो उन्हें मात्र यहाँ से 90 रुपए मिले। तो इससे क्या पता चला कि जमा हमारा 100 था लेकिन कर हमें मात्र 90 रुपए मिला, यानी कि राज्य को 10 रुपए का घाटा हुआ है इसमें। तो ये था भू राजस्व का इंतजामात के दो चरण, जमा और हासिल। अब इसी संबंध में अकबर के शासनकाल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अकबर ने इसका जो दीवान था अमीर गुजार, इससे ये कहा कि देखो भाई, सबसे पहले तो तुम ये कोशिश करना कि जो कर है वो तुम्हें नगद में मिल जाए, यानी कि मोहर इस तरह से सिक्कों वगैरह में मिल जाए, ठीक है। लेकिन वे व्यक्ति इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो उनके लिए फसलों का भुगतान, यानी कि फसलों के रूप में कर को लेना, ये विकल्प भी अपने पास रखिएगा। मतलब चाहे नकद लो चाहे फसलों में ले, छोड़ना नहीं है किसी को, खर्च वसूलना ही है, ठीक है। तो ये इनका एक रणनीति थी। अब धीरे धीरे करके जब ये देखा गया कि इस एक पर्टिकुलर क्षेत्र से, मान लेते हैं यहाँ से राजस्व निर्धारित किया जाना है 100 रुपया, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति जो कि इस राजस्व के एकलन में वसूली में अपना हिस्सा, अपनी भूमिका निभाता था, वो ज्यादातर ये चाहता था कि ज्यादा पैसा उसके हिस्से में आए और राज्य यानी कि शासक मोस्टली अपने हिस्से की ज्यादा सोचता। अब ये तय करना कि किस क्षेत्र से कितना कर लिया जाएगा, इसके लिए सबसे जरूरी था कि हर एक प्रांत की ऐसी जमीन जिसपे खेती की जाती है और ऐसी जमीन जिसपे खेती की जा सकती है, एक तो ऑलरेडी हो रही है, एक ऐसी जिसपे की जा सकती है, तो उसकी इन्होंने नपाई की। अब इस संबंध में एक उदाहरण आया कि 1665 में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों से ये कहा कि देखो, अब से तुम्हें हर साल खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखना है, कितना वो कमाते हैं, कितना कर देते हैं, हर एक चीज का आपको हिसाब रखना है, ठीक है। फिर लेकिन ये भी देखा गया कि चलो गांव की खेती की तो नपाई कर लेंगे, लेकिन कई ऐसे हिस्से थे जिनकी नपाई करना मुश्किल नहीं था, जैसे कि जंगल में इतने बड़े बड़े पेड़ कई किलोमीटर के एरिया में फैला होता है, तो इसे उसकी नपाई नहीं कर सकते। यानी कि ये देखा गया कि गांव वगैरह से, गांव के खेतों से कर ले सकते, लेकिन जंगलों से नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कुछ इंतजामात थे इसके लिए, आर्थिक की इसके संबंध में कि जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद कैसे, इसके बाद, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड में पूछा गया है कि मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका, तो हम कहेंगे महिलाओं की भूमिका बद से बदतर थी। कैसे कहेंगे, तो वैसे तो यहाँ पे देखिए मैंने भूमिका के बारे में पहले मध्यकालीन भारत की बात कर दी है, ठीक है। देखिए, मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका, तो होता कुछ भी था, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी कि घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको सेम एज इट इज आंसर लिखना है, ठीक है। देखिए, इस समय क्या था मुगल काल में कि महिलाएं और मर्द जो थी, कुछ महिला कुछ मर्द शुरुआती दौर में कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, अर्थात जैसे मर्द जो हैं इनके पुरुष खेत जोतते थे, हल चलाते थे, तो वहीं महिलाएं खेत जोतने के दौरान बुआई करती थी, फसल की निराई कटाई करती थी, और मकई वगैरह फसल हो गई तो उनके दाना वगैरह भी निकाला करती थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके ये कृषि से थोड़ा और ऊपर उठी, तो इन्होंने और भी अन्य कार्य करने शुरू कर दिए, जैसे कि सूत काटना और बत्ते बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना, उसको गूंथना,
कपड़ों की कढ़ाई, रंगाई, छपाई ये सभी करना, यानी कि दस्तकारिता के काम इन्होंने करने शुरू कर दिए थे। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे कि सर दस्तकारिता क्या होती है? तो ऐसे कार्य जो कि कृषि के अलावा किए जाते हैं उनको दस्तकारिता का कार्य कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज आप ये समझना कि कोई भी वस्तु है अगर उसका वाणिज्यिकरण यानी कि व्यापार होगा तो सिंपल सी बात है उस संबंध में श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। और मुगल काल में श्रम के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था महिलाओं को। क्यों माना जाता था? क्योंकि महिलाओं को प्रजनन और श्रम मशीन के रूप में देखा जाता था। अर्थात मुगल कालीन समाज श्रम पर निर्भर था, इसीलिए महिलाओं को ज्यादातर बच्चे पैदा करने की दृष्टि से इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि जितने ज्यादा बच्चे महिलाएं पैदा करेंगी आने वाले टाइम पे वो भी दास रूप में कार्य करेंगे और श्रम में बहुत ज्यादा राजा को सहायता मिलेगी। ठीक है, अब चलो महिलाओं से संबंधित ये बात हो गई, लेकिन फिर यहाँ पे ये देखा गया कि महिलाओं की धीरे धीरे कमी होने लगी। क्यों कमी होने लगी? क्योंकि जब महिलाएं बार बार मां बनेंगी तो सिंपल सी बात है वो कुपोषण का शिकार हो जाएंगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। और प्रसव के दौरान जब यानी कि जब बच्चा जन्म ले रहा होता है उस प्रक्रिया के दौरान उस पीड़ा की वजह से वो सह नहीं पाती तो बच्चा और माँ दोनों की मृत्यु हो जाती थी। शादीशुदा महिलाएं जो थी वो मोस्टली बहुत कम हो गई थी। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। फिर ये देखा गया कि चलो महिलाओं की स्थिति कमी होने, महिलाओं की संख्या कम होने लगी है, तो अब इसको पूरा कैसे करें भाई? तो पूरा करने के लिए क्या हुआ कि कई ग्रामीण समुदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, ना कि दहेज की। अर्थात कई ग्रामीण समुदाय में क्या होता था कि यदि आपको शादी करनी है तो आप दहेज दो या ना दो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन दुल्हन की कीमत दे दो, यानी एक तरीके से आप उस महिला को खरीद जाओ। ठीक है, अब इस संबंध में तलाकशुदा महिलाएं हों चाहे विधवा महिलाएं हों, दोनों ही राज्य के अनुसार कानूनन शादी कर सकते थे क्योंकि महिलाओं की जो श्रम था उसकी कमी हो रही थी इसके लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी इनके लिए कुछ पूर्वाग्रह बने रहे। जैसे पश्चिमी भारत में राजस्वला महिलाओं को हाल या फिर कुमार का चाक छूने की इजाजत नहीं दी जाती थी। वही बंगाल में महिलाओं को मासिक धर्म के समय में पान के बागान में नहीं घुसने दिया जाता था। घर का मुखिया मर्द होता था और शक के आधार पर ही महिलाओं को भयानक दंड दे दिए जाते थे। बेवफाई वाला जो एक पार्ट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो टोटल 8 मार्क्स का है तो आप 8 पॉइंट लिखेंगे इनफ है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो मैंने आपको यहाँ पे पूरे के पूरे समझा ही दिए। ठीक है, तो मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति पहले शुरुआत में ठीक थी लेकिन धीरे धीरे करके ये खराब होने लगी और फिर तो बहुत ही बद से बदतर हो गई। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए इजी वे में। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद कैसे था, मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, सारी के सारी। ओके, वेल इसी क्वेश्चन को जब इंग्लिश में देखेंगे तो देख सकते हैं revenue from land was the economic foundation of the Mughal Empire for which proper arrangements were also made. Explain. देख लेंगे, यहाँ से आप ये पॉइंट को इजीली रीड आउट कर सकते हैं और इन सभी को आपको लिखना है। ठीक है, अब इसी संबंध में दूसरा क्वेश्चन ये था कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन इन दी एग्रीन सोसाइटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो क्या थी उनकी स्थिति मुगल पीरियड सोसाइटी के दौरान, यहाँ से देख सकते हैं। इस संबंध में आप पॉइंट ए बी सी डी ई यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद इसमें और कुछ पॉइंट ऐड हो जाते हैं यहाँ से लेके ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरे के पूरे आपका क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 29, भारत छोड़ो आंदोलन सही मायनों में जन आंदोलन था, स्पष्ट करो। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायनों में एक जन आंदोलन था। बेसिकली इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम शुरुआत करें तो हुआ कुछ यूं कि क्रिप्स मिशन के सफल ना होने के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करेंगे बच्चों कि क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात गांधी जी ने ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ अपना तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया, जिसके चलते महात्मा गांधी ने 1942 में अपना ये जो आंदोलन था इस आंदोलन को नाम दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। क्या नाम दिया? 1942 के अपने आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये एक जन आंदोलन कैसे था, ध्यान से समझिए। बेसिकली जब इस आंदोलन की शुरुआत होती है तो शुरुआत होते ही गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। अब आप ये कहोगे कि जिस व्यक्ति ने आंदोलन को शुरू किया, ठीक है, वही जेल में चला गया तो आंदोलन चलेगा कैसे? लेकिन नहीं, उनकी फैन फॉलोइंग, उनके मतलब सिंपल सी बात, जो अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे व्यक्ति बहुत सारे थे
तो देश भर में कुछ युवा कार्यकर्ता हड़तालों पर चले गए, उन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे करके इसमें कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण, समाजवादी सदस्य, ये सभी बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए और छुप छुप के इस आंदोलन को और ज्यादा बढ़ावा देने लगे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर तक ऐसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी, यानी कि कुछ क्षेत्रों में तो अंग्रेजी शासन को उन्होंने आंदोलन के दौरान ही उखाड़ फेंका था। कुछ क्षेत्र में जैसे कि पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति जब अपना सख्त रवैया अपनाया, ठीक है, तो इस विद्रोह को दबाने में उन्हें कम से कम 1 साल भर का टाइम लग गया था। ठीक है, अब इस आंदोलन को जन आंदोलन क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसमें देखो सबसे पहले तो क्या हुआ कि जो नेता वगैरह थे वो शामिल हो गए, ठीक है, और कई जिलों में जो अंग्रेजी शासन था उसे उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है, और इस आंदोलन में लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल हो गए, जबकि गांधी जी इसमें शामिल नहीं थे। अर्थात शामिल तो थे बट वो जेल में थे, लेकिन फिर भी लाखों हिंदुस्तानी इसमें शामिल हुए। आंदोलन में बहुत सारे युवाओं ने कॉलेजों का रास्ता छोड़ दिया, जेल का रास्ता अपनाया कि हमें बस जेल जाना है, यानी कि हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे, चाहे आप हमें जेल में डाल दो, डज नॉट मैटर। ठीक है, फिर इस समय ये देखा गया कि वह समय जब कांग्रेस के नेता जेल में गए, उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग ने अपना प्रभाव फैलाने की कोशिश की। ठीक है, और जब जून 1944 में द्वितीय विश्व समाप्ति होती है, तो फिर गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है और इस समय यह बताया जाता है कि गांधी जी के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का इसके अंतर्गत प्रयास किया गया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि काफी कठिन है, लेकिन है बहुत ही छोटा सा। ठीक है, अब इसमें देखो मैं आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में 2-3 पॉइंट और बता देता हूँ। इसमें आप ये भी कह सकते हो कि टीचर्स यानी कि अध्यापक, प्रिंसिपल, इन्होंने स्कूल को छोड़कर इस आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, फिर आप ये कह सकते हो कि महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया अंग्रेजों के खिलाफ, और जो देशी शराब की दुकानें थी, ठीक है, जो खोल रखी थी उसके खिलाफ, जुए के अड्डे वगैरह इन सभी के खिलाफ, और जो भी आंदोलन छोटे मोटे थे वो भी इसमें मिलने लगे। तो इसमें आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन बनेगा महात्मा गांधी जी के बारे में कि गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि समझाइए तथा कि खुद गांधी जी के द्वारा इसे समाप्त क्यों किया गया। देखो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो इसके चलाने के क्या कारण थे, ये जब चला तो इससे पहले क्या क्या हुआ ये बताना है। ठीक है, और चलो आंदोलन इन्होंने ही चलाया, फिर बाद में क्यों आखिर गांधी जी ने ही इस आंदोलन को बंद कर दिया, आइए समझते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले असहयोग आंदोलन के बारे में। तो इस तरीके से कि अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें समाज के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया एवं इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के शासन की नींव हिल गई थी। ठीक है, 1920 में कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़े आंदोलन को शुरू किया जिसे असहयोग आंदोलन कहा गया था। बहुत सारे कारण थे, जिसमें सबसे पहला कारण था बच्चों रॉलेट एक्ट, दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा था सैनिकों की नाराजगी, और चौथा था हैजे की बीमारी के प्रति उदासीनता, और उसके बाद इसके समाप्ति के कारण। देखो आप क्या कर सकते हो, इसके जो शुरुआत के कारण थे, ठीक है, इसमें से 4 में से कोई 3 लिख देना आप। ठीक है, जैसे रोलेट एक्ट, तो रोलेट एक्ट में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने अंग्रेज पुलिस कर्मियों को यह अधिकार दे दिया कि वो जिसे भी चाहे, जिस भारतीय को भी केवल और केवल अपराध अगर वो कर सकते हैं, ठीक है, तो केवल शक के आधार पर उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा और कम से कम 2 साल तक बिना किसी सूचना के उसे जेल में रखा जा सकता है, और न्यायालय में अपील वगैरह और वकील का कुछ भी उसे अधिकार नहीं मिलेगा। इसीलिए भारतीयों ने इस रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी पुकारा था। ठीक है, फिर दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में स्थित एक जलियांवाला बाग था। यहाँ पे बैसाखी के त्योहार में बैसाखी का त्योहार लोग मना रहे थे। फिर वहीं पता नहीं कहां से ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर यहाँ पे आता है और लगभग 200 सैनिकों के साथ में आता है, और यहाँ पे पहुंचते ये आरोप लगाता है कि इस बैसाखी के त्योहार में कुछ देशद्रोही शामिल है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ देशद्रोह किया है। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, इस जनरल डायर ने और इसके सैनिकों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। तो इस गोलीबारी की वजह से लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग वहां पे मारे जाते हैं।
तो इस स्थिति की वजह से, पूरी की पूरी जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से जनरल डायर की स्थिति इंग्लैंड में तो एक हीरो के जैसे बन गई, लेकिन जो क्रांतिकारी थे उनके लिए एक यमराज की जैसी उसकी स्थिति बन गई थी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब ऐसा हत्याकांड होता है तो इसी को देखते हुए महात्मा गांधी जी को गुस्सा आया और उन्होंने फिर इस आंदोलन को शुरू किया। एक तो रॉलेट एक्ट और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरा यहाँ पे ये आ गया कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा था भारतीय सैनिकों, देखो कि यदि आप हमारे प्रथम विश्व में मदद करोगे तो हम आपको जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो उचित पद पर ले जाएंगे और अच्छी खासी तनख्वाह देंगे। तो ठीक है, भारतीय सैनिक तैयार हो गए लालच में आके। लेकिन जब युद्ध खत्म होता है और अंग्रेज जीत जाते हैं तो फिर भी उन्होंने भारतीयों से जो वादा किया था सैनिकों से वो उसको नहीं निभाते हैं। इसकी वजह से सैनिक भी इससे गुस्सा हो गए। ध्यान देते चलना, एक तरफ तो पुलिसकर्मी, भारतीय जनता पूरी की पूरी और कुछ धार्मिक लोग और फिर सैनिक सभी नाराज होने लगे किससे, इसकी शासन से। किसके शासन? अंग्रेजों के शासन से। फिर यहाँ पे बीमारी आती है, हैजे की बीमारी। तो 1920 के दशक में भारत में एक हैजे नामक बीमारी बहुत तेजी से फैलती है जिसने कई भारतीयों को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन उस समय जो सरकार मौजूद थी उसने किसी भी प्रकार से इस बीमारी के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया। इस प्रकार अधिकतर लोग हैजे की बीमारी के प्रति सरकार की उदासीनता को देखकर काफी गुस्सा हो गए और इन सभी कारणों की वजह से महात्मा गांधी ने 1920 में कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, अब शुरू होता है तो उसके दौरान क्या क्या कार्य किए गए वो आपको यहाँ पे नहीं बताना है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि इसे बंद क्यों कर दिया। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के कारण महात्मा गांधी ने जब आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले सभी को ये कहा था, देखो हम आंदोलन जरूर कर रहे हैं ये, लेकिन मेरी एक शर्त है कि यह आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसात्मक रहेगा, यानी कि हिंसा का सारा, मारपीट का सारा इसमें नहीं लिया जाएगा। ठीक है, 2 साल बाद ये देखा गया कि 1922 में चौरा चोरी, यूपी का एक क्षेत्र है चौरा चोरी नामक पुलिस थाने में लगभग 22 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई जो कि गांधी जी के विचारों के खिलाफ थी। इसीलिए गांधी जी ने ना चाहते हुए भी आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया क्योंकि ये आंदोलन अब हिंसात्मक होता चला जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस आंसर को यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं और मैंने आपको यहाँ पे इजी वे में समझा दी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये दोनों ही आपको समझ में आ गए होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में 2-3 पॉइंट आप और लिख सकते हैं जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हुए हैं। ठीक है, और बाकी इंग्लिश में देखेंगे तो इस तरीके से आएगा, क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज अ मैस मूवमेंट इन ट्रू सेंस। तो किस तरीके से लिखेंगे, इसमें जो मैंने आपको हिंदी में 1-2 पॉइंट और बताए थे अब वो भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था, एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय गांधी एंड व्हाई इट वाज अबॉलिश्ड बाय गांधी हिमसेल्फ। ठीक है, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का क्या बैकग्राउंड था उसे अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट के बारे में बात आ जाएगी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे डिस्प्लेशन ऑफ द सोल्जर्स इसके बारे में बात आ जाएगी। ठीक है, और फिर जो डिसीज थी उसके बारे में बात आ जाएगी और फिर आखिर ये रोका क्यों गया, तो रोकने के संबंध में ये आपकी कहानी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीटली समझ लिया है एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 में पूछा गया है कि अभिलेखों का अर्थ निकालते समय अभिलेख शास्त्रियों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है स्पष्ट कर। इनके में क्या बताना है, अभिलेखों की साक्ष्य सीमा हमें बतानी है, सिंपल सा। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या सीमाएं हैं। पहले हम ये समझते हैं भाई अभिलेख होते क्या है। तो अभिलेख बेसिकली पत्थर, धातु या फिर कोई कठोर धातु या सतह होती है, उस पर उत्कीर्ण की जाती है ऐसी सामग्री जिसे पढ़ा जा सके, और ऐसे सामग्री को अध्ययन करने वाले को, लिखने वाले को क्या कहते हैं, अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को करने वाले। अब इससे इन अभिलेखों से हमें जानकारी क्या मिलती है, तो इन अभिलेखों से हमें प्राचीन काल के शासक, इनके द्वारा दिए गए आदेश, शौर्य, युद्ध, गाथाएं, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है ताकि अन्य लोग भी इसके बारे में जान सकें। तो ये क्या बेसिकली अभिलेख क्या है, जानकारी और अभिलेख शास्त्र, ये बेसिकली क्या है, ये एक भूमिका मान लीजिए। ठीक है, अब हम इसके साक्ष्य सीमा की अगर हम बात करते हैं तो साक्ष्य सीमा में सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों, अर्थ निकालने में कठिनाई। सबसे पहला, अर्थ निकालने में कठिनाई, अर्थात ये कई अभिलेख ऐसे थे
जिसमें एक ही राजा के विभिन्न नाम, विभिन्न उपाधियां और कई सम्मानजनक प्रतीक और संबोधनों का प्रयोग किया गया था। अर्थात किसी राजा के 4-5 तो नाम दिए दिए गए हैं, 4-5 उपाधियां दे दी गई हैं, 4-5 प्रतीक दिए दिए, 2-3 यहाँ पे संबोधन। तो इसलिए क्या होता था कि उसको समझ में नहीं आता था पढ़ने वाले को, इसका नाम क्या है भाई, क्या मतलब है इसका, इसलिए उन्हें समझ नहीं आता था। ठीक है, इसीलिए अभिलेख साथी उन्हें पढ़ने में और उनका अर्थ निकालने में उन्हें कठिनाई। दूसरा था बच्चों यहाँ पे तकनीकी सीमा, अर्थात ये देखा गया कि अभिलेखों के अक्षरों को हो सकता है कई बार हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया गया हो, जिन्हें पढ़ना मुश्किल होता था, साथ ही अभिलेख नष्ट हो चुके हो या फिर अक्षर लुप्त हो चुके हो। ठीक है, अर्थात तकनीकी सीमा क्या बताती है कि हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए गए, जैसे मान लेते ये एस है, ठीक है, तो हल्के ढंग से किया गया तो हो सकता है कि ये इतना बीच का एरिया जो एस वाला था ये हट गया हो, तो अब ये समझ में नहीं आता ये क्या लिखा हुआ है, तो ये चीज थी। तो तकनीकी सीमा आपको समझ में आ गई। फिर यहाँ पे समकालीन से तुलना करना असंभव, अर्थात अभिलेख शास्त्रियों को कुछ अभिलेखों पर अंकित जो लिपियां हैं इनको पढ़ने में असमर्थता आई। जैसे कि आपको पता है आज भी हड़प्पा लिपि को नहीं पढ़ा गया है, ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने उसका अर्थ निकाला था, उससे पढ़ा गया है। तो यही कहा गया है कि उस लिपि के समकालीन कोई लिपि नहीं मिली है जिसकी वजह से उसे पढ़ना नामुमकिन है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, उसके समकालीन कोई ऐसी लिपि मिली ही नहीं है जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात की गई हो, इसीलिए इसे पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। ओके, उसके बाद है विभिन्न भाषाओं और लिपियों का उपयोग, अर्थात ये देखा गया कि एक ही शासक के बारे में उसके वंश से संबंधित वहां पे कई सारे अभिलेखों में बहुत सारी भाषाओं को उपयोग किया गया है। ठीक है, बहुत सारी लिपियों का उपयोग किया गया। देखो अब आप कहोगे सर एक वो जो तकनीकी वाला वो जो था अर्थ निकालने वाला ये भी तो ही है, इसमें बेसिकली क्या है, इसमें नाम, उपाधियां, प्रतीक, संबोधन है। ठीक है, पर्टिकुलर एक ही भाषा। ठीक है, लेकिन इस वाले में यहाँ पे जो भी कुछ है वो कई भाषाओं में बढ़ जाता है, कई लिपियों में बढ़ जाता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे ये देखा गया कि अभिलेखों की लिपियों को पढ़ने में कठिनाई आती थी, क्योंकि जिन युगों के वे अभिलेख हैं, मान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का कोई अभिलेख है, मौर्य साम्राज्य का कोई अभिलेख है, तो उसके समकालीन कहीं पर भी उस सभ्यता के बारे में उसके बारे में कहीं लिखा नहीं गया। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर और अन्य वस्तुओं पर जो दिए गए लेख हैं उनको आज तक नहीं पढ़ा गया, क्योंकि कहीं पर भी ऐसी लिपि मिलती नहीं है, ऐसे अक्षर मिलते नहीं पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ा गया है भाई। यही सारी चीजें हैं, ये आप यहाँ से समझ सकते हो। वेल ये पॉइंट यहाँ पे दोबारा आ गया था, इसको हटा देंगे आप। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल यहाँ पे मैंने आपको 8 पॉइंट बता दिए हैं और ये आपको लिखने, आप चाहो तो इसमें एक आधा और भी ऐड कर सकते हो। ज्यादा बड़ा आपको आंसर नहीं बताऊंगा, सीधा सिंपल सिंपल जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे बता दिया। ओके, वेल इसी क्वेश्चन में सेकंड हमारा ये था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार बढ़ने लगा था, समझाइए। अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में और उसके बाहर व्यापार बढ़ने लगा, ये आपको यहाँ पे समझा। तो आइए समझते हैं भाई कैसे लिखेंगे। ओके, हाँ देखिए कुछ इस तरह से लिखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप के बाहर और उसका व्यापार। बेसिकली देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी मार्ग और भूमार्ग यानी कि सागर के रास्ते से और स्थल के रास्ते से व्यापार का एक जाल बिछ गया था। ठीक है, और धीरे धीरे करके मध्य एशिया और उसके आगे तक भूमार्ग बन गए थे, जिससे और भी तेजी से व्यापार किया जा सके। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया यहाँ तक फैलने लगे। बंगाल की खाड़ी से होके ये चाइना, दक्षिणी पूर्वी एशिया यहाँ तक फैलने लगे। ध्यान से समझिए क्या था कि समुद्री मार्ग से, बंदरगाहों से, जलमार्ग के द्वारा यानी जलमार्ग से अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया यहाँ तक व्यापार हुआ। फिर वहीं बंगाल की खाड़ी से होते हुए चाइना, दक्षिण पूर्वी एशिया यहाँ तक व्यापार हुआ। अब ये जो जितने भी व्यापारिक रास्ते हुआ करते थे, इन पर शासकों ने क्या किया, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और यहाँ पे जो भी व्यापारी आते थे उनसे ये लोग क्या करते थे, उनकी सुरक्षा के बदले उनसे धन यानी कि कर लिया करते थे। अब इसमें व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यापारी शामिल थे, जैसे कि पैदल व्यापारी, फेरी यानी कि रेडी लगाने वाले व्यापारी, बैलगाड़ी, घोड़े, खच्चर, जानवरों के दाल वाले व्यापारी, ये सारे शामिल थे। ठीक है, तमिल भाषा में ऐसे बहुत सारे व्यापारियों को मस्तुवन और प्राकृतिक भाषा में सत्यवाय और शेट्टी के नाम से कहा जाता है, जो कि प्रसिद्ध व सफल व्यापारी माने जाते थे। ठीक है, अब ये देखा गया कि उस समय हालांकि समुद्री मार्ग से व्यापार होता था, लेकिन ये यात्राएं खतरनाक होती थी। चलिए ठीक, खतरनाक होती थी, बहुत अच्छी बात, लेकिन
ये लाभदायक भी बहुत होती थी, इससे ईंधन बचता था, टाइम भी बचता था, बहुत सारी चीज से बचता। ठीक है, अब इस व्यापार से ये देखा गया कि नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, कई सारे उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी, ऐसे बहुत सारे प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने लगे, अर्थात व्यापार उनका किया जाने लगा। 8वां है कि अरब सागर के रास्ते से होते हुए भूमध्य क्षेत्र तक रोमन साम्राज्य में काली मिर्च, ऐसे कई सारे मसाले तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग को पूरा करने के लिए ये व्यापार यहाँ से तेजी से फैलने लगा। ठीक है, तो सिंपल सा आप ये जो आंसर है वो ऐसे यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि छठी सदी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप और उसके बाहर के व्यापार के बारे में। ओके बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। वेल, ये तो हो गया हमारा यहाँ पे हिंदी में दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि अभिलेखों की साक्ष्य सीमा, और छठी सदी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पूछा जाएगा तो पूछेगा while disappearing the records the achievers had to deal with various difficulties or problems explained। और इसको अगर हम करेंगे तो extent of record evidence, पहले इंफॉर्मेशन के बारे में बात आ जाएगी। ठीक है, और उसके बारे में फिर डिफिकल्टी क्या थी, इसके बारे में मीनिंग पहचानने में, टेक्निकल लिमिटेशन क्या थी, कॉम्प्रेशन क्या था, कॉम्प्रेशन विद कॉन्टेम्पररी इम्पॉसिबल। ठीक है, फिर यूज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था कि 6th सेंचुरी BC एक्सप्लेन दैट ट्रेड स्टार्टेड फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, यानी कि उपमहाद्वीप से और उसके बाहर कैसे होता है। पहले आप वही लिख देंगे पूरी लाइन, और फिर यहाँ से ये आप पॉइंट इजीली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर 31 मिनट के अंदर, ठीक है, 31 मिनट हमने कंप्लीट कर लिया है अपना सेक्शन नंबर सी। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर डी के बारे में। ठीक है, चलिए सेक्शन डी यहां से स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन डी में स्रोत आधारित यानी कि सोर्स बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और तीसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो पहला दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, महल के बाहर की दुनिया, यानी कि ये दिया हुआ है महात्मा बुद्ध के चैप्टर वाले से, चैप्टर 4 से। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले आप इसको चाहो तो पढ़ लो वीडियो को पॉज करके, मैं आपको सीधा क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। ठीक है, देखिए 31.1 क्या कहता है कि उपरोक्त उद्धरण किस ग्रंथ से लिया गया है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए ग्रंथ का नाम है उत्तराध्ययन। क्या है? उत्तराध्ययन। ठीक है, तो वही यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ग्रंथ का नाम है उत्तराध्ययन। फिर ये बताया गया है कि उपरोक्त उद्धरण में कमलावती नामक जो महारानी है वो अपने पति को किस तरह से संन्यास लेने के लिए समझा रही है। तो आइए समझते हैं भाई कैसे समझा रही है। तो देखिए यहाँ से समझा रही है, यहाँ से करेंगे शुरू, और यहाँ से लेके ये जो पॉइंट है आपका यहाँ तक इतना आपको लिख देना। 1 मार्क्स का है तो इतने लिखना है, 2 मार्क्स का तो पूरा लिख देते। ठीक है, वही लिख देंगे कि कमलावती नामक महारानी अपने पति से कहती है कि अगर संपूर्ण विश्व, वहां के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं तब भी तुम्हें संतोष नहीं मिलने वाला, और ना ही तो कुछ भी तुम्हें बचा पाएगा। राजन, जब तुम्हारी मृत्यु आएगी ना तो ये तुम्हारा सारा का सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा धर्म ही काम आएगा और कोई भी कुछ भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। इसीलिए महाराज आप संन्यास ले लो, ऐसा महारानी ने कहा था। ठीक है, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि एक क्वेश्चन आपका हमेशा इससे अलग रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 पूछा गया है, सिद्धार्थ की बाहरी दुनिया की प्रथम अति मार्मिक रही। प्रथम यात्रा है बेसिकली, ठीक है ना, प्रथम यात्रा अति मार्मिक रही। कैसे लिखेंगे भाई? तो लिखेंगे बेसिकली सिद्धार्थ को ज्यादातर, यानी कि महात्मा बुद्ध को ज्यादातर जीवन के कटु यथार्थों से दूर महल की 4 दीवारी के अंदर पाला गया था, सब सुखों के बीच में रखा गया। लेकिन इनका मन हुआ एक दिन बाहर घूमने का। तो एक दिन सिद्धार्थ ने अपने रथकार को शहर घूमने के लिए और बाहरी दुनिया देखने के लिए मना लिया, लेकिन ये उनकी सबसे पहली यात्रा ही सबसे पीड़ादायक यात्रा है। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति, एक लाश को देखा, जिससे ये अनुभूति हुई उन्हें कि मनुष्य के शरीर का अंत तो निश्चित है। फिर उन्होंने एक कुटिया में सन्यासी को देखा, उससे मानो ऐसा लगा हो कि ना तो उसे बुढ़ापे से, ना तो बीमारी से, ना तो मृत्यु से कोई परेशानी ना हो, मानो इस सन्यासी ने शांति प्राप्त कर ली हो। तो सिद्धार्थ ने भी यह निश्चय किया कि अब वो भी सन्यासी का रास्ता अपनाएंगे। तो ये कुछ आंसर था इसका।
कि सिद्धार्थ की बाहरी दुनिया की यात्रा अति मार्मिक रही और ये उनके लिए एक जीवन का चेंजिंग मोड भी रहा था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया महल के बाहर की दुनिया के बारे में। अब इसी संबंध में दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश में देख सकते हैं, द वर्ल्ड बियॉन्ड द प्लेस। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो नाम दिया वो दिया हुआ है, दूसरे का आप आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, एंड पहला देख लीजिए, ये आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा 31.2 का आपका आंसर यहाँ से इतना हो जाएगा। ठीक है, और 33 की 31.23 का यहाँ से ये क्वेश्चन है और आंसर आपका पर्टिकुलर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा इजी वे में। अब इसी में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, या में स्लोक पढ़ना है सेम एज इट इज। यहाँ पे बताया गया है घोड़े पर और पैदल, यानी कि डाक व्यवस्था का यहाँ पे वर्णन किया गया इब्न बतूता के द्वारा। ठीक है, तो आइए समझते हैं भाई क्या था ये क्वेश्चन। पूछा गया है इब्न बतूता के अनुसार भारत में बताई गई डाक व्यवस्था के नाम लिखिए। तो इब्न बतूता बताता है दो तरह की डाक व्यवस्था थी। प्रथम आसो डाक व्यवस्था, जिसे उलूक भी कह सकते हो, और द्वितीय पैदल डाक व्यवस्था। ठीक है, अब आपको बताना है आश्रो डाक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो बेसिकली आश्रो डाक व्यवस्था को हम उलूक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इस आश्रो डाक व्यवस्था में क्या होता था कि प्रत्येक 4 मील पर, ठीक है, यह हर 4 मील पर राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी, यानी कि ये प्रथम मील, फोर्थ एंड सेवंथ, यानी कि टोटल 4-4 मील पे क्या होता था, घोड़ों के द्वारा ये संदेश भेजे जाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब बात ये आएगी ना कि पैदल डाक व्यवस्था की प्रक्रिया को आपको लिखना है, तो ये थोड़ा बड़े में आएगा 2 मार्क्स में। तो लिखेंगे इस तरीके से पैदल डाक व्यवस्था। तो प्रत्येक मील पर 3 अवस्थान होते थे, यानी कि यहाँ पे 1 मील है ये पूरा का पूरा एरिया, कितना है, 1 मील है ये एरिया। इस एरिया में पूरे के पूरे क्या होते थे, 3 अवस्थान होते थे। इन अवस्थानों को क्या कहते थे, दावा कहते थे। ठीक है, अब संदेश वाक्य क्या होता था, यहाँ से एक हाथ में अपने क्या लेगा, छड़ लिया, और एक हाथ में घंटी लेता था, जिसको लेके वो दौड़ता था। तो यहाँ पे जब तक ये इस एरिया तक पहुंचेगा तब तक दूसरा जो दावे में बैठा बंदा है वो समझ जाएगा घंटी के आवाज सुन के कि हाँ संदेश आ रहा है, तो वो भी तैयार होगा, फिर वो भी यहाँ से चला जाएगा, फिर ये वाला भी तैयार बैठेगा कि घंटी का आवाज आ रही, चल देते हैं, तो वो भी चल देगा। ठीक है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती थी जब तक ये संदेश उस स्थान तक नहीं पहुंच जाता था जहां तक उसे भेजना था। ठीक है, और इब्न बतूता ने यह भी बताया कि ये जो पैदल डाक व्यवस्था थी ना, ये ज्यादा तेज थी अश्व डाक व्यवस्था के मुकाबले। अब आप कहोगे कि अश्व डाक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उसमें अश्व का उपयोग किया जाता है, लेकिन नहीं, पैदल डाक व्यवस्था ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, तो ये चीज थी। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा वाला किसके संबंध में था, घोड़े और उस पर पैदल, मतलब घोड़े पर और पैदल, सिंपल सा। ठीक है, अब इंग्लिश में देखेंगे ऑन हॉर्स ऑन फुट, ऑन हॉर्स एंड ऑन फुट। तो यहाँ पे देख लीजिए इब्न बतूता के अनुसार क्या पोस्टल सिस्टम बताया गया है, जिसमें से पहला सिस्टम था हॉर्स पोस्टल सिस्टम विच इज कॉल्ड उलूक, एंड सेकंड फुट पोस्टल सिस्टम। ठीक है, और आपको फिर हॉर्स पोस्ट सिस्टम के बारे में बताना था, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है। उसके बाद प्रोसेस लिखना था आपको फुट पेल सिस्टम का, तो ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब 33 की अगर हम बात करें तो 33 में हमसे पूछा गया है बच्चों, हाँ ये रहा, ध्यानपूर्वक पढ़ना है फिर आपको इसका आंसर देना है। तो कुछ इस तरीके से 1857 के दो विद्रोही में से एक विद्रोही के बारे में यहाँ पे बताया गया है, शाहमल के बारे में। ठीक है, तो शाहमल के बारे में पहला क्वेश्चन है कि शाहमल कहाँ का निवासी था। 33.1 में शाहमल कहाँ का निवासी था, ये देख लीजिए। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बड़े गांव का रहने वाला था, तो सेम आंसर वही लिख दिया है। दूसरा था लगान की दर जब ज्यादा और वसूली सख्त की गई तो इसका क्या नतीजा निकला। तो जब ये किया जाता है तो बेसिकली नतीजा कुछ ये निकलता है कि किसानों की जमीनें बाहरी लोगों के हाथ में चली जाती हैं और इन इलाकों में व्यापारी और महाजन जमीनों पर कब्जा करने लग जाते हैं। ठीक है, तो सेम आंसर वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसानों की जमीनें बाहरी लोगों के हाथों में जाती रही तथा इस इलाके में आने वाले जितने व्यापारी थे, महाजन थे, उन्होंने इन किसानों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तीसरा ये है कि शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदी का पुल ध्वस्त कर दिया, पक्की सड़कों को खोद डाला। आखिर शाहमल के जो लोग थे उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो क्यों किया इस संबंध में इस आंसर की आप देख सकते हैं शुरुआत होगी यहाँ से, यहाँ से कि वे सरकार का फौजी, एक सेकेंड, ये वैसे आप यहाँ से पढ़ लो इसको।
ठीक है, हाँ यहाँ तक, और मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे की तरफ, ये रहा। इसकी एक वजह यह थी कि वे सरकारी फौजों का रास्ता रोकना चाहते थे ताकि वो इस विद्रोह को दबाने के लिए उस जगह तक ना पहुंच सके। दूसरी वजह यह थी कि पुल और सड़कों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था। आज भी ऐसे कई पुल और सड़कें हैं जिनको ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले और सिपाहियों को रसद पहुंचाई और ब्रिटिश हेडक्वार्टर और मेरठ के बीच में तमाम सरकारी संचार बंद कर दिया, यानी कि सड़कों को, पुलों को तोड़ दिया, संचार प्रणाली बंद कर दी, फौजों को आने से रोक दिया। तो सिंपल सी बात है, विद्रोह तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और विद्रोह देखते देखते ही बहुत ज्यादा उग्र होता चला गया। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर। देखिए सिंपल सा है, इसीलिए मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताता चल रहा हूँ। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को जब आप इंग्लिश में देखोगे, टू रिवेल्स ऑफ 1857, तो एक का दिया गया है शामल के बारे में। अब शामल के बारे में आप चाहो तो इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, और मैं बात करूंगा इसे क्वेश्चन के आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है, वेयर वाज शाहमल रेजिडेंस ऑफ, तो यहाँ पे देख लीजिए कहाँ के हैं, बड़ौद के परगना में, उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना से। ठीक है, 33.2 का आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, 33.3 का आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके स्रोत आधारित क्वेश्चन आंसर के। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आएगा हमारा मानचित्र आधारित क्वेश्चन। ठीक है, 34 दो हैं, एक है 34.1 और एक है 34.2। तो 34.1 में हमसे पूछा गया है, देख लीजिए, पहला दिया गया है कि राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल, तंजावुर विजयनगर साम्राज्य संबंधित स्थल, अजमेर 1605 में अकबर का शासित स्थल। आपको यह बता दिया जाएगा कि वो स्थल था आखिर क्या। ठीक है, तो राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो मैप है उसमें ए और बी ये अंकित किए गए हैं जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में है, इसे आपको पहचान के आंसर। ठीक है, तो यूपी में ए दिया हुआ है और पंजाब में बी दिया हुआ है। तो यूपी में ए क्या है, ये चौरा चौरी है, और बी क्या है, ये अमृतसर है पंजाब का। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र, या फिर ये कह सकते हो कि स्वतंत्रता संग्राम के रूप में यहाँ पे आंदोलन वगैरह हो रहे थे। ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो इससे समझना था। तो ये दोनों तो आपको समझ में आ गए। 30.2 जो है वो 2 मार्क्स का है। इसका मैं मैप आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा, देखो। तो पहला क्या है यहाँ पे बच्चों, पहला है चौरा चौरी, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। अब जो राखीगढ़ी बताया गया था हड़प्पा स्थल, तो वो हरियाणा के इस क्षेत्र में यहाँ पे है। ठीक, और दूसरा बताया गया था महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल, तो वो बच्चों यहाँ पे है नेपाल के लुम्बिनी में। तीसरा बताया गया था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित स्थल, तो वो ये है यहाँ पे तंजावुर, कांचीपुरम, और एक गंगेकोड़ा, नहीं 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 वो तो अलग है, कांचीपुरम और तंजावुर, दोनों में से कोई आप बना सकते हो। और ये तीसरा जो है वो अजमेर है, 1605 में अकबर का शासनकाल। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ गए होंगे अच्छे से कौन सा कहाँ पे है। यहाँ से समझिए मैप। सबसे पहले हम बात करेंगे राखीगढ़ी, तो हरियाणा में यहाँ पे राखीगढ़ी है, यहाँ पे लुम्बिनी है, यहाँ पे अजमेर है, और यहाँ पे तंजावुर है। ए जो है वो चौरा चौरी है, बी जो है वो अमृतसर है, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। अब इसी को अगर आपको इंग्लिश में देखना है बच्चों, तो इंग्लिश में आप यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को इजीली देख सकते हैं। और बात करें 34.2 की, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो दृष्टिबाधित है उनके लिए पूछा गया है कि हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, तो पहला है राखीगढ़ी और दूसरा है बनावली। मैं आपको बता भी देता हूँ बनावली कहाँ है। बेसिकली राखीगढ़ी आपको समझ में आया कि यूपी का, मतलब यूपी के बॉर्डर के साइड में यहाँ पे इस एरिए पे है। बनावली जो है वो ठीक यहाँ पे है, इस एरिए पे, पंजाब की सीमा के ठीक नीचे है बनावली। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। आगे कि महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल नेपाल में लुम्बिनी। विजयनगर की राजधानी का नाम क्या है, विजयनगर ही था। 1605 में अकबर शासित किसी एक राज्य का नाम अजमेर, अम्बेर ये थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित किन्हीं 2 क्षेत्रों का नाम लिखो, लाहौर, अमृतसर, चौरी चौरा, बनारस, चंपारण, खेड़ा, सत्याग्रह, मतलब सत्याग्रह तो नाम हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद, ये आ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इंग्लिश कंप्लीट यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा क्लास 12 हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर था वो हमने कंप्लीटली यहाँ पे समझ लिया है। एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन यहाँ पे समझ में भी आ गया होगा।
अगर आप सभी ने अभी तक भी पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में लिंक मिल गया होगा, वहां से जाके उसको जरूर देखिएगा। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से वो पेपर समझाया हुआ था और आशा करता हूं कि आपको वो समझ में भी अच्छी तरीके से आया भी हो। ठीक है, तो यहीं पे हम आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं और आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी है तो। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, यस सर जो आपने समझाया वो समझ में आया है या नहीं, कोई डाउट है, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है। और टेलीग्राम ग्रुप को सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पे आपको डेली बेस पे कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलती रहती है। ठीक है, वही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।